नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 20 अप्रैल 2026, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज नेशनल लुक अलाइक डे यानी राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा फन वाला दिन है जिसमें लोग अपने जैसे दिखने वाले लोगों से कंपेयर करते हैं और मज़े लेते हैं। साथ ही आज यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। इसका मकसद चीनी भाषा और उसकी संस्कृति को प्रमोट करना है ताकि दुनिया में अलग अलग भाषाओं का सम्मान बढ़े। और साल 1889 में आज ही के दिन एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था, जो बाद में जर्मनी का तानाशाह बना। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज के देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। भारत श्रीलंका रिलेशंस को लेकर एक अहम डिप्लोमेटिक विजिट चल रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह किसी भी इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का श्रीलंका का पहला ऑफिशियल बायलैटरल विजिट है। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने इंडिया श्रीलंका टाइज को और मजबूत करने पर चर्चा की। मीटिंग में इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट और साइक्लोन दितवाह से प्रभावित इलाकों के लिए $450 मिलियन की सहायता योजनाओं की प्रगति भी रिव्यू की गई। इसके साथ ही दोनों देशों के फिशरमैन इशूज पर भी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से समाधान निकालने पर बात हुई। इसके बाद श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमरसुराय ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोलंबो में लंच होस्ट किया, जहां कल्चरल टाइज और पीपल टू पीपल कनेक्शंस पर चर्चा हुई। वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन साजिद प्रेमदासा से मुलाकात में ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया। और इस विजिट के दौरान वाइस प्रेसिडेंट ने इंडियन डायस्पोरा के साथ कम्युनिटी इवेंट में भी हिस्सा लिया। यानी यह दौरा भारत और श्रीलंका के बीच हिस्टोरिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इंडिया जर्मनी डिफेंस रिलेशंस को लेकर एक अहम विजिट होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 तारीख से 3 दिन के जर्मनी दौरे पर जाएंगे। इस विजिट का मेन फोकस होगा दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करना। जर्मनी में वह अपने काउंटर पार्ट बोरियस पिस्टोरियस के साथ बिलैटरल टॉक्स करेंगे। इन टॉक्स में डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन और नई टेक्नोलॉजीज जैसे साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स पर खास चर्चा होगी। इसके साथ ही एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप और यूएन पीस कीपिंग ट्रेनिंग से जुड़ा एग्रीमेंट साइन होने की भी संभावना है। राजनाथ सिंह जर्मनी की डिफेंस कंपनीज के लीडर्स से भी मिलेंगे ताकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ज्वाइंट डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके। यानी यह विजिट इंडिया और जर्मनी के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को लेकर राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंकुरा के बिष्णुपुर और पुरुलिया में पब्लिक रैलीज को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर वीमेन रिजर्वेशन बिल को रोकने की कोशिश की और कहा कि जनता इसका जवाब देगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए महिलाओं की राजनीति में ज़्यादा भागीदारी जरूरी है और बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा और एम्पावरमेंट के लिए कमिटेड है। उन्होंने विपक्ष पर ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उम्मीदवार उतारना उनकी सोच को दिखाता है। वहीं पुरुलिया रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर करप्शन के आरोप लगाए और कहा कि लोग अब बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने ट्राइबल अफेयर्स के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई है और उनके डेवलपमेंट के लिए फंड्स दिए। यानी चुनाव से पहले वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। वेस्ट बंगाल के चुनावी दौर के बीच एक हल्का और दिलचस्प पल भी देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार 4 रैलीज के बीच झारग्राम में मजेदार झालमुरी का स्वाद लिया। पीएम मोदी ने खुद इस पल को शेयर करते हुए बताया कि बिजी शेड्यूल के बीच उन्हें लोकल स्नैक का मजा लेने का मौका मिला। झालमुरी वेस्ट बंगाल का एक फेमस स्ट्रीट फूड है जो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। यानी भारी पॉलिटिकल रैलीज के बीच यह छोटा सा मोमेंट पीएम मोदी के दौर को थोड़ा लाइट और रिलेटेबल भी बना गया। वीमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और तेज हो गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपोजिशन पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोकसभा में बिल पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि आज भी महिलाएं पार्लियामेंट और असेंबलीज में स्ट्रगल कर रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी मुद्दे पर यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि अपोजिशन ने देश की महिलाओं को निराश किया है और आने वाले चुनाव में उन्हें इसका जवाब मिल सकता है। उन्होंने बताया कि बिल को लागू करने के लिए कुछ प्रोसीड्यूरल स्टेप्स बाकी हैं,
जिसकी वजह से अमेंडमेंट जरूरी था ताकि 2029 तक इसे लागू किया जा सके। वहीं यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं को गुमराह कर रही है और डिलिमिटेशन को लेकर गलत जानकारी फैला रही है। उन्होंने साफ किया कि साउथ इंडिया की सीट्स कम नहीं होंगी और अपोजिशन जानबूझकर बिल को रोकना चाहता है। यानी इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव और ज़्यादा बढ़ गया है और अब इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड लीवर डे के मौके पर हेल्थ को लेकर एक जरूरी संदेश दिया गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लें और रोज बेहतर लाइफस्टाइल चॉइसेज अपनाएं। उन्होंने कहा कि हेल्दी लीवर एक हेल्दी लाइफ की है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर को रोज सही तरीके से काम करने में मदद करता है। नड्डा ने यह भी बताया कि छोटी छोटी हैबिट्स बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं, जैसे न्यूट्रिशियस फूड खाना, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना और फिजिकली एक्टिव रहना। ये सब मिलकर लीवर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। यानी अगर हम अपनी डेली हैबिट्स पर ध्यान दें तो फ्यूचर में कई हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इंडिया के स्पेस सेक्टर से एक बड़ी और एक्साइटिंग अपडेट सामने आई है। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि G20 सैटेलाइट को 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। यह सैटेलाइट क्लाइमेट चेंज, एयर पॉल्यूशन और वेदर मॉनिटरिंग में मदद करेगा, यानी ग्लोबल लेवल पर इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया दुनिया का पहला देश है जिसने एक ही रॉकेट से 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए, वो भी बिना किसी कोलिजन के। अब आगे की प्लानिंग और भी बड़ी है। इसरो का लक्ष्य है कि 2040 तक इंसान को चांद पर भेजा जाए और अगर यह सफल होता है तो इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में टॉप देशों की बराबरी पर आ जाएगा। इसके साथ ही समुद्रयान प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है, जिसमें डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन के लिए एक खास टाइटेनियम वेसल तैयार किया जा रहा है। यानी साफ है कि इंडिया सिर्फ स्पेस ही नहीं बल्कि ओशियन रिसर्च में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर मिशंस के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। महिलाओं के आरक्षण को लेकर देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम अमेंडमेंट के पास न हो पाने पर गहरा दुख जताया और देश की महिलाओं से माफ़ी भी मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह फैसला लाखों महिलाओं के सपनों पर असर डालता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपने सम्मान से जुड़ी बात कभी नहीं भूलती और इस बिल का फेल होना उनकी डिग्निटी के खिलाफ है। पीएम मोदी ने इस बिल को 21वीं सदी में महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बड़ा कदम बताया जो उन्हें देश के विकास में बराबर का भागीदार बनाता। उन्होंने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल महिलाओं की ताकत को कम आंक रहे हैं और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से महिला नेतृत्व से डरते हैं। डिलिमिटेशन को लेकर उठ रहे सवालों पर पीएम मोदी ने साफ किया कि किसी भी राज्य की सीट कम नहीं होगी बल्कि प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बड़े रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी, डिजिटल पेमेंट्स, ट्रिपल तलाक लॉ शुरुआत में अपोज हुए थे लेकिन बाद में देश के लिए फायदेमंद साबित हुए। अंत में पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार महिलाओं के आरक्षण को लागू करने के लिए हर रुकावट को दूर करेगी। यानी साफ है कि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले समय में इस पर और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस और वर्ल्ड शॉक के बीच इंडिया की इकोनॉमी को लेकर एक राहत वाली खबर सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की इकोनॉमी मजबूती से खड़ी है और फिनेंशियल ईयर 2027 में 6.8% से 7.1% तक ग्रोथ रहने का अनुमान है। रिपोर्ट कहती है कि इंडिया इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में स्ट्रॉन्ग पोजीशन से इंटर हुआ है और फिनेंशियल ईयर 2027 में ग्रोथ करीब 7.6% रही थी। हालांकि कुछ रिस्क भी है जैसे सुपर EI नीनो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है। इन्फ्लेशन करीब 4.5% रहने का अनुमान है और फिस्कल डेफिसिट 4.5% से 4.6% के बीच रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी पॉजिटिव संकेत मिले हैं। सिस्टम स्टेबल बताया गया है लेकिन वेस्ट एशिया टेंशन का असर एग्रीकल्चर, MSMEs और सप्लाई चेन्स पर पड़ रहा है। फिर भी कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी बन रहे हैं जैसे दुबई और अबू धाबी में अनसर्टेनिटी से इंडिया का गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंस हब बन सकता है। मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस इश्यूज के कारण इंडियन एयरपोर्ट्स अल्टरनेटिव ट्रांजिट हब बन सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो RBI फिलहाल इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव नहीं करेगा, यानी रेट्स लोअर फॉर लॉन्गर रह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ग्लोबल चैलेंजेस के बीच भी इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल और रेसिलिएंट बनी हुई है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयार नजर आ रही है। वेस्ट एशिया टेंशन के बीच इंडिया के एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आए हैं। सबसे पहले LPG की बात करें तो कल ही देश भर में 53,05,000 से ज़्यादा LPG सिलेंडर की डिलीवरी की गई है, यानी सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल चल रही है। PNG की तरफ शिफ्ट भी बढ़ रहा है। 39,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स ने माई PNGD प्लेटफॉर्म के जरिए LPG कनेक्शन सरेंडर किया। ऑटो LPG की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ी है।
अप्रैल 2026 में एवरेज सेल 305 MT पर डे पहुंच गई है, जो फरवरी के 177 MT पर डे से काफ़ी ज़्यादा है। अब मैरीटाइम अपडेट की बात करें तो इंडियन फ्लैग्ड टैंकर देश गरिमा सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका है, जिसमें 31 इंडियन सीफरर सवार थे और यह 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने वाला है। लेकिन इसी बीच इंडिया ने ईरान को एम्बेसडर को बुलाकर हॉर्मुज में इंडियन शिप्स पर फायरिंग की घटना पर गहरी चिंता जताई है। एयर ट्रेवल की बात करें तो जहां एयर स्पेस ओपन है वहां फ्लाइट्स जारी हैं और 28 फरवरी से अब तक करीब 10,97,000 लोग से ज़्यादा इंडिया वापस लौट चुके हैं। यानी ग्लोबल क्राइसिस के बीच भी इंडिया ने सप्लाई चेन, सेफ्टी और कनेक्टिविटी तीनों को काफ़ी हद तक स्टेबल रखा है। इंडिया के फैशन और ब्यूटी वर्ल्ड से एक बड़ी खबर सामने आई है। गोवा की साध्वी सेल ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीत लिया है। यह ग्रैंड फिनाले उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ, जहां देश भर से आई कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में महाराष्ट्र की राजनंदनी पवार फर्स्ट रनर अप रहीं, जबकि यूनियन टेरेटरीज को रिप्रेजेंट करने वाली श्री अद्वैता सेकंड रनर अप बनी। साध्वी सेल की इस जीत को गोवा के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। यानी इस साल मिस इंडिया स्टेज पर नई टैलेंट और कॉन्फिडेंस की चमक खास तौर पर देखने को मिली है। इंडियन क्रिकेट में सिलेक्शन कमेटी को लेकर बड़ी कंटिन्यूटी देखने को मिली है। अजीत अगरकर अब भी सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने रहेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले का मेन फोकस है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी। अगरकर के लीडरशिप में अक्टूबर 2023 से मार्च 2026 के बीच इंडियन टीम ने 4 आईसीसी फाइनल्स खेले और 3 जीते, जिसमें 2 T20 वर्ल्ड कप्स और 1 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। उनके टेन्योर में कई टफ डिसीजंस भी लिए गए, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट्स, मोहम्मद शामी को धीरे धीरे फेज आउट करना और सबसे बड़ा बोल्ड मूव टेस्ट और ओडीआई कप्तान शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर रखना और उनकी जगह ईशान किशन को मौका देना। यानी साफ है कि परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन डिसीजंस लिए जा रहे हैं और अब आगे भी अगरकर की लीडरशिप में इंडियन क्रिकेट की स्ट्रेटजी तय होगी। आज गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज में हल्की स्थिरता देखने को मिल रही है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव करीब 15,578 रुपये प्रति ग्राम है। यानी 10 ग्राम सोना खरीदने पर आपको लगभग 1,55,780 रुपये खर्च करने होंगे। अब चांदी की बात करें तो आज सिल्वर का रेट करीब 275 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,75,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।